देखो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। क्या होता है सोडियम, क्या होता है मैंने आपको बताया, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में देखे तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है, ठीक है सोडियम। तो इसको क्या किया जाता है, क्योंकि ये अगर इसको खुला हुआ छोड़ दिया ना हमने एनवायरमेंट में, ठीक है, तो जो ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और जलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। विग्रसली मतलब इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर। अब वाटर और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, वाटर के, अब ऑब्वियस सी बात है एयर के अंदर मॉइस्चर भी है, ठीक है, वाटर मतलब वाटर की ड्रॉपलेट्स भी हैं और ऑक्सीजन भी है हमारे पास, तो ऑक्सीजन के साथ भी बहुत ड्रास्टिकली रिएक्ट करता है और वाटर के साथ भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसको, और इससे क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, कैचेज फायर। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या रखते हैं, केरोसिन ऑयल में इमर्ज करके रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए, ठीक है। फोर्थ पे आ जाते हैं बेटा, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। अब देखो आयरन, ठीक है, Fe और वाटर, ये वाला याद करो। अब अभी देखो मेन रिएक्शंस आ गए हैं हमारी, आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन। देखो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज कराई थी बेटा। सबसे आगे आता है पोटेशियम, रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। देखो आयरन यहाँ पे आता है, मैंने क्या समझाया था बेटा, याद करो, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, ठीक है। अगर देखो आयरन की जगह यहाँ पे ना सोडियम होता, Na प्लस वाटर होता, इसमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। देखो ऊपर वाली इनमें से कोई भी मेटल होती, ऊपर वाले देखो कितने नाम लिख रखे हैं, हम देखें, सो पोटेशियम से लेकर अगर हमारे पास मैग्नीशियम तक, ठीक है, कोई भी मेटल होती, यहाँ ऊपर वाली कोई भी मेटल होती, तो हम साइड प्रोडक्ट में क्या लिखते, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका हाइड्रोक्साइड बनाते और हाइड्रोजन गैस क्या होती हमारी बाहर निकलती, ठीक है। अब एल्यूमिनियम है या फिर जिंक है या फिर आयरन है, तो क्या बनाना है हमें, उसका ऑक्साइड बनाना है, देखो आयरन ऑक्साइड बनाना है बेटा, और क्या निकालना है हमें, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अब देखो लास्ट वाले पे एग्जाम में आया हुआ था, वो वाली बात बताती हूँ। देखो हाइड्रोजन की दो अच्छी बातें, ठीक है, यानी कि दो टेस्ट लिखने थे जिसमें आपको ये बताना था कि भाई डिटेक्ट कैसे करोगे। एक तो हमने बताया था कि जब भी हाइड्रोजन जलती है तो पॉप साउंड के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन पता है क्या है बेटा, बहुत जल्दी से आग को पकड़ते, यानी कैचेज फायर, ठीक है। यानी कि ये क्या होती है, मतलब हाइड्रोजन एक फ्यूल है बेटा, मैं अगर बोलूँ ना, हाइड्रोजन एक ईंधन है, ये जलता है खुद, ठीक है। तो पहली बात तो ये हाइड्रोजन को जलाया जा सकता है, ये भी एक टेस्ट ही है, ठीक है। तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस को क्या किया जा सकता है, जल्दी से क्या करती है, आग पकड़ती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब भी ये जलती है तो क्या होता है, पॉप साउंड के साथ, जब बर्निंग कैंडल को हम, जैसे मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस निकली है या नहीं निकली है, तो हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे। तो क्या होता है बर्निंग कैंडल, जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन क्या है, फ्यूल है, ईंधन है, ठीक है। तो बर्निंग कैंडल जैसे ही आएगी वो जलेगी और पॉप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है। तो ये दोनों टेस्ट बताने थे आपको, ठीक है। पता नहीं कहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप। अब देखो ऊपर वाला देखो, अब नेक्स्ट सेकंड वाला, मैंने ऊपर वाला करा दिया तो ये वाले सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए, कैल्शियम पोटेशियम इनमें से कोई भी आ जाए बेटा, ठीक है। पोटेशियम का मैंने अभी बताया, जैसे सोडियम का बताया वैसे ही कैल्शियम का क्या आ जाएगा, पोटेशियम का क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साइड में क्या निकालनी है आपको, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देनी है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखना है, इसमें साइड प्रोडक्ट्स को बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से निकलेंगे, ये वाला प्रोडक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। और दूसरा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एल्यूमिनियम है, तो मैंने बताया एल्यूमिनियम, देखो गाड़ियों के नाम, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, ठीक है, ये तीनों याद रखना गाड़ियों के नाम, ऑल्टो, जैन, फरारी, ऐसे याद करवाती हूँ बच्चों को, ऑल्टो, जैन, फरारी। तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, तीनों ही मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम और वाटर होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता बेटा, यहाँ पे बनता Al2, मैंने कहा ऑक्साइड बना उसका, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती,
ठीक है। और इसका तो याद भी करना है, देखो इसमें से एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड की अगर हम बात करें ZnO जिंक ऑक्साइड, इनके बारे में तो याद भी करना है आपको कि ये दोनों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, यानी जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा हमारा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यस, इधर देखते हैं। ओके, अब आ जाते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे। ध्यान से देखो, अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला डाउट में आता है बच्चों का। तो अब सब बच्चों को ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन देखो, और इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में बेटा, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो हमने क्या दे रखा है कि कोई एक ए मेटल है, ठीक है, मेटल ए, जब उसको आयरन सल्फेट में रखते हैं यानी कि FeSO4 में रखते हैं तो वो क्या करती है, रिएक्शन नहीं करती है। अगर उसको कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो क्या करती है वो, रिएक्शन करती है। जिंक के साथ और सिल्वर का के साथ हमने यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, बी वाली मेटल है वो इनका क्या करती है, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट नहीं करती है। और देखो ये यहाँ पे लिखना चाहिए ZnSO4 के साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, और यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोलती हूँ कि पूरे पूरे चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आने की। अगर ये वाला ही नहीं आया तो इसमें नाम बदल देंगे, मतलब जैसे आयरन सल्फेट की बजाय कुछ और दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा सोचना पड़ता है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहाँ पे 3 या 4 नंबर में आराम से। ठीक है, और आसान है, मैं बोलती हूँ कि जिसने रिएक्टिविटी सीरीज याद कर ली वो क्वेश्चन को आराम से कर लेगा। देखो कहना क्या चाह रहा है, पहले इस बात को समझो। ये कह रहा है कि जो ए वाली जो मेटल है ना, उसको जब हमने FeSO4 में रखा, ठीक है, फेरस सल्फेट में, तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। ठीक है, अब मैंने ए वाली मेटल को अगर मैंने किसके अंदर रखा है, कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में, तो वो क्या हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि ए क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। तो सोच के देखिए, ए जो मेटल है, आप पूरा मतलब एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना है बेटा, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि हमारी जो ए वाली जो मेटल है वो किससे, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रही तो आयरन से नीचे आएगी। ठीक है, जैसे मैं देखो यहाँ पे एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिख देती हूँ, उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हम क्या लिखते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, कॉपर, मरकरी, Ag और Au। अब ध्यान से देखो, और ये देखो एक क्वेश्चन और बता देती हूँ बेटा। ये पूछा जाता है कि हाइड्रोजन कोई मेटल थोड़ी है बेटा, ये मेटल की, ये और सारी की सारी मेटल्स हैं, और ये इसको क्यों रखा गया है यहाँ पे, ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो भाई बहुत डीप में पूछना हो किसी को तो क्वेश्चन यहाँ से भी बना देगा कि ठीक है भाई, आप मेटल्स के नाम लिख रहे हो तो हाइड्रोजन को क्यों बिठा दिया यहाँ बीच में बेवजह। तो हाइड्रोजन को सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए रखा गया है बेटा, कि है ना, ऊपर वाली ज्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाली मेटल्स क्या होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, तो ये और मतलब जैसे HCl, जैसे एसिड्स के साथ या फिर वाटर के साथ अगर कंपैरिजन आता है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे रखा है। फटाफट से करते हैं। इसका मतलब क्या है, ए आयरन सल्फेट को, आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो सीधी सी बात है, ए जो है ना वो आयरन से नीचे आता है। ठीक है, ए क्या है, ए सोचने वाली बात है, आयरन से नीचे आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको। ठीक है, ए को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ठीक है, दूसरी बात पे ध्यान देते हैं, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए है वो कॉपर से तो ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कॉपर से ऊपर जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा, ये वाला
अब देखो, ठीक है, ए को मैंने यहाँ रख दिया। अब दूसरे पे आ जाओ बेटा, दूसरे के बी के बारे में। बी जो है, बी वो क्या कर रहा है, FeSO4 को के साथ रिएक्शन कर रहा है। FeSO4 के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, मतलब आयरन को भगा रहा है। इसका मतलब पक्की बात है कि जो बी है वो आयरन से ऊपर आएगा। ठीक है, ये पक्का हो गया। और एक और डाटा दे रखा है हमारे पास जिंक सल्फेट के साथ। बी क्या है, जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, मतलब बी जिंक को नहीं हटा पाता है। देखो सोच के देखो, अगर बी की बात करें तो आयरन से तो यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं बी को, क्योंकि बी जो है वो आयरन से ऊपर आएगा। ठीक है, आयरन से ऊपर आएगा। बेटा इस पॉइंट पे ध्यान दो, क्योंकि बी क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्ले, ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बी क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा अगर यहाँ पे कहीं होगा तो वो। ठीक है, और जिंक, जिंक से नीचे होना चाहिए। ठीक है, या फिर जिंक ही होगा ये। ठीक है, अगर यहाँ पे जिंक होता है बेटा तो जिंक, जिंक को डिस्प्लेस थोड़ी कर सकता है। ठीक है, तो जिंक से तो नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, इस वाली पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जिंक से नीचे और आयरन से ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट वाले पे पहुंच जाओ बेटा। सी जो है, सी वो ना तो आयरन के साथ, ना कॉपर के साथ, ना जिंक के साथ, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं सी की रिएक्शन यहाँ पे लिखूं तो FeSO4। ठीक है, सी क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4। ठीक है, सी क्या है, जिंक सल्फेट। सॉरी बेटा ये ऐसे लिखा गया, जिंक सल्फेट किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। एक, तीनों के मतलब ना तो आयरन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब आयरन से नीचे है, ना जिंक को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसका मतलब जिंक से भी नीचे है, और कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कॉपर से भी क्या आ जाएगा, नीचे, तो इसका मतलब कॉपर से भी नीचे आएगा भाई। कौन से वाला, ध्यान से देखो, सी वाला। सी वाला कॉपर से भी नीचे आएगा, क्योंकि इन तीनों के ना तो इनको, क्योंकि नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, तो हमने क्या कहा, और सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सिल्वर से तो क्या हो जाएगा, ऊपर मिलेगा, क्योंकि सिल्वर को डिस्प्लेस कर पा रहा है। देखो सी क्या कर रहा है, Ag, सिल्वर नाइट्रेट को क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो यानी कि इससे तो ज्यादा स्ट्रोंग हो गया ना बेटा सी। ठीक है, तो सी यहाँ कुछ आ गया। देखो ये वाली चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं, डी जो है वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, मतलब इसका मतलब डी सबसे नीचे आ गया। देखो क्वेश्चन सोल्व हो गया। इतनी बात समझ आ गई ना, रिएक्टिविटी सीरीज लिख के देख लो, अगर इतनी बात समझ आ गई तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है अब। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखो अभी ये वाला, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास बी, फिर है हमारे पास ए, फिर है हमारे पास सी, और फिर है हमारे पास डी। ठीक है, कैसे समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आ जाओ, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखो अब मैंने पहले ही कर लिया है, हमने ये बाद में ही देखेंगे हम तो कि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव, तो सबसे रिएक्टिव क्या होगी, बी। बी सबसे ज्यादा हमारी रिएक्टिव होगी। What would you observe if B is added to a solution of copper sulfate? अब B कहाँ है, ये वाला। ठीक है, B अगर इसको कॉपर सल्फेट में डालें तो B तो ऊपर है, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या होगी, B will displace the copper from the copper sulfate। दैट्स इट, हो गया, समझ आ रहा है हमें। ठीक है, और लास्ट वाला है बेटा, अरेंज द मेटल्स ABCD इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। ठीक है, सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, फिर कम वाला, फिर कम वाला, और हम तो पहले ही बना चुके हैं ये वाला BACD। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये वाला इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आए तो वो जैसे मैं बोल रही हूँ व्हाट्सएप पे सेंड कर सकता है बेटा मेरे पास। ठीक है, अब विच, क्योंकि मेरे पास अभी किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं यही मान के चलती हूँ कि इन बच्चों को समझ आ गया है। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए रिएक्टिव मेटल। सबको पता है बेटा कि जब भी किसी मेटल को रिएक्ट कराया जाए, मेटल और एसिड घपले करते हैं, मतलब मेटल प्लस एसिड,
ये तो कोई भी बता देगा। जिंक वाले से सबसे पहले क्लास से मैं समझाने लगी थी कि मेटल को, किसी भी मेटल को, जिंक को जैसे हमने लिया था, किसी भी मेटल को एसिड में डाल दो बेटा, कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस बाहर निकलनी है। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है? हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकलने वाली है। ठीक है, तो क्या करना है आगे? राइट द केमिकल इक्वेशन व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4। कुछ नहीं है बेटा, ये आता है तुम्हें। ठीक है, कोई भी मेटल है, Cl के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल सॉल्ट बना दो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो। आयरन है, आयरन सल्फेट बना दो, हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दो। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के देना होगा आपको, परेशान करना होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इस तरीके से बोलेगा कि एक मेटल को एक डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला गया, और जो गैस निकली उसके लिए कौन सा टेस्ट करा सकते हैं, जो गैस निकली है उसको पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? तो आप ऑब्वियस सी बात है बर्निंग कैंडल वाला टेस्ट करा सकते हो हाइड्रोजन के लिए। तो तीन ही तो टेस्ट है बेटा हमारे पास। ठीक है, मतलब एक तो वो ऑक्सीजन गैस के लिए। ठीक है, जब बर्निंग कैंडल लेके जाओगे ऑक्सीजन के पास, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है तो वो बहुत अच्छे से बर्न करेगी, यानी कि स्पार्कलिंग जो चमक होती है, जो मतलब जो फ्लेम की, वो बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो O2 के लिए हो जाएगा। H2 क्या हो जाएगा? H2 के पास बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है पॉप साउंड क्रिएट करेगा, और CO2 के पास अगर बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो उसको क्या कर देगा? बुझा देगा। एक टेस्ट और होता है CO2 का, ये वाला तो है ही बर्निंग कैंडल। देखो एक 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 पॉइंट याद रखना है पूरी 10th क्लास में, कि भाई कोई सी भी गैस हो, टेस्ट करने के लिए कौन सा होता है? एक तो ये बर्निंग कैंडल वाला। ठीक है, तीन ही गैसेस तो आ रही हैं आपके पूरे चैप्टर में बेटा, मतलब पूरी केमिस्ट्री में, O2 H2 CO2। एक होता है CO2 के लिए स्पेशल, क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट ये किसके लिए है? CO2 के लिए। ठीक है, किसी और गैस के लिए नहीं कर सकते हम। ये किसके लिए होता है? हमारा स्पेशल CO2 के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा CO2 के लिए। तो अरे भाई, किसी कैफे में भी जाते हो ना, तो आजकल क्या करते हैं कैफे वाले, अपने नाम से स्पेशल मतलब डिश बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी भी होटल का नाम ले ली, तो XYZ जो भी होटल होगा ना, उसकी स्पेशल दाल या फिर कुछ भी, तो ऐसे याद कर लो कि CO2 थोड़ा सा ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, उसके लिए एक और एक्स्ट्रा टेस्ट है, और वो कौन से वाला टेस्ट है? लाइम वाटर टेस्ट है। ठीक है, मिल्कीनेस आती है इसके अंदर। ये वाली चीज हम पढ़ चुके, मतलब पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला देख लो बेटा। ठीक है, what would you observe if zinc is added to a solution of iron sulfate? Write the chemical reaction that take place। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, कितनी बार रिपीट करा लो, बहुत बार, मतलब मैं बताते हुए चलती हूँ। पेपर का आइडिया तो पहले ही देके चलते हैं हम कि बेटा कलर 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 यानी कि कलर ध्यान रख लेना। यानी जितनी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आएंगी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कलर वाला। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में, क्योंकि उनको बताया बच्चे भूलेंगे। तो कलर से रिलेटेड, तो जब भी जितनी भी, जैसे जिंक को क्या किया गया आपने देखा होगा, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स बनते हैं उनमें फिर कलर से रिलेटेड डाल देते हैं। तो जिंक को किसके अंदर डाला गया है? आयरन सल्फेट के अंदर। तो डाल दो भाई, कोई दिक्कत है क्या? मतलब कहानी यहीं पे घूम फिर के पूरे पेज पे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ये सारे रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड है। क्या किया गया है? जिंक को डाल दिया गया है। देखो जिंक ये रहा हमारे पास। ठीक है, अभी तो किया था हमने, ये वाला जिंक रहा हमारे पास। ठीक है, इस जिंक को किसके अंदर डाला गया है? FeSO4 के अंदर। तो बेटा जिंक क्या कर देगा? डिस्प्लेसमेंट कर देगा। ठीक है, अब पता होना चाहिए बेटा, सॉल्यूशन है ये, सॉल्यूशन एक्वस का मतलब सॉल्यूशन फॉर्म में। FeSO4 का कैसा कलर है? ग्रीन। जिंक सल्फेट का कैसा कलर है? कलरलेस। ठीक है, तो यहां तक का करना है। कोई भी एक बेटा आप में से आज स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब अटेंडेंस का, और मेरे पास भेजना प्लीज। आज वाला हो गया है। ठीक है, क्लास ओवर होने वाली है, फिर नेक्स्ट के बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप में से कोई भी, दीपिका वगैरह जो भी है बेटा, निकिता, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, जितने बच्चे क्लास में हैं, और मेरे पास भेज दो। तन्नू है, तन्नू ले लेगी, या फिर जो भी है भेजना बेटा। ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी फिर ये थोड़ा सा। तो आज इतना ही करना है। अगर किसी को अभी भी डाउट रह जाए, कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेशली पूछना हो, तो मेरे पास भेज देना। नेक्स्ट क्लास में फिर हम डिस्कस कर लेंगे बेटा उस पर थोड़ा सा और टाइम लगा के।